हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी पोर्शन के चैप्टर 6 के बारे में, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। इंग्लिश में इसे कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। स्टूडेंट, आज हम इस पूरे चैप्टर से जितने भी बोर्ड परीक्षा 2022 में महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं उनका रिवीजन करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को हम बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे। तो स्टूडेंट, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है और प्रत्येक क्वेश्चन को आप एक नोट्स की तरह समझेंगे। इसमें मैंने आंसर भी आपको बहुत सरल भाषा में प्रोवाइड कराए हैं। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ संपन्न होती है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया का समीकरण भी लिखिए। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो होती क्या है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वह एक ऐसी क्रिया होती है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, प्रकाश का संश्लेषण करके। यानी सूर्य के प्रकाश के द्वारा वो अपना भोजन बना लेते हैं। अब अपना क्वेश्चन है कि यह क्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो ये क्रिया पौधों की पत्तियों में संपन्न होती है। जो हरे पौधे होते हैं उनकी पत्तियों में ये क्रिया कंप्लीट होती है। अब इस समीकरण की बात करते हैं। तो समीकरण आपका नीचे दिया हुआ है। समीकरण को आप समझ सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया हुई उसके लिए किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी, कौन कौन ने भाग लिया। तो इसमें भाग लेने वाले कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर थे, जो सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्रिया कर रहे। इस क्रिया के दौरान पौधे को भोजन मिला कार्बोहाइड्रेट के रूप में और ऑक्सीजन गैस रिलीज हुई, जिसे हम लोग या कह सकते हैं हम जो जीवधारी हैं उसे एक प्राणवायु के रूप में ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? जानते हैं हमारे आमाशय में अम्ल होता है, क्लियर है। अब एक काम क्या करता है हमारी बॉडी में? तो इसका पहला जो मेन फंक्शन है वो है कि ये हमारे भोजन में एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराता है। भोजन को कैसे मीडियम में ले जाता है? एसिडिक अम्लीय माध्यम में ले जाने का काम करता है, जिससे क्या होता है हमारी आमाशय में पाया जाने वाला पेप्सिन एंजाइम है वो एक्टिव हो जाता है और प्रोटीन को सरल अणुओं में तोड़ने का काम स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट अपना पॉइंट है, यह भोजन में उपस्थित हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। तो भोजन में जितने भी हानिकारक जीवाणु या कीटाणु आ रहे हैं उनको भी ये नष्ट करने का या किल करने का काम करता है। नेक्स्ट एक और है अपना पॉइंट कि ये अधपचे भोजन को सड़ने नहीं देता है। बिल्कुल सही बात है कि हमारे आमाशय में अगर भोजन पच नहीं पाया तो उसे क्या करता है? सड़ने नहीं देता है। ये भी इसका फंक्शन है। तो इस तरह से आमाशय की भूमिका हम अपने आमाशय में अम्ल की भूमिका हम अपने आमाशय में समझ चुके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है? जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अभी मैंने समझाई थी आपको, उसके लिए पौधा जो चीज़ चाहिए होती है अभी मैंने बताया था आपको, वो कहाँ से प्राप्त करता है। तो क्या चाहिए होता है?
अरे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। तो सूर्य का प्रकाश कहाँ से मिलता है भाई? सूर्य का प्रकाश मिलता है सूर्य से। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ये हमें मिलती है वातावरण से, इन्वायरमेंट से। इसकी जो पत्तियां होती हैं उसमें पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र जिसे स्टोमेटा कहा जाता है, ये क्या करते हैं, उसे अवशोषित करने का काम करते हैं, जिसके द्वारा वो CO2 को ग्रहण कर लेते हैं, या कह सकते हैं हम कि ये सांस के रूप में CO2 को अपने अंदर ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट H2O की बात करें, वाटर की बात करें, तो वाटर आप जानते हैं कि जड़ों में एक ऊतक पाया जाता है जिसका नाम है जाइलम। वह क्या काम करता है, जड़ों के द्वारा सोखे हुए वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का काम करता है और प्लांट्स के पूरे भागों तक यानी ऑल पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करता है। इस तरह से प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए जो कच्ची सामग्री मिली थी वो हमें कहाँ से मिली, वो मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मनुष्य में दंत क्षय के 2 कारण लिखिए। दंत क्षय यानी दांतों का नष्ट होना। तो जैसा कि आपने एक ऐड भी देखा होगा, उसमें बच्चों के लिए बोला जाता है कि चॉकलेट ना खाइए, इससे दांत सड़ जाते हैं, दांत गलने लगते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो वही है कि चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक या शक्कर या शर्करा युक्त जो मिठाइयाँ होती हैं, मीठी मिठाइयाँ होती हैं, इनको आप अगर ग्रहण करते हैं और इनके रेशे यानी थोड़ा सा भी कण अगर हमारे दांतों में फंस जाता है तो वो क्या काम करता है, बैक्टीरिया को पनपाता है। अब बैक्टीरिया पनपेंगे तो वो सड़न पैदा करेंगे, और सड़न पैदा करेंगे तो वो कैविटी बना देंगे और हमारे दांतों को नष्ट करना स्टार्ट कर देंगे। एक और पॉइंट है कि अगर हम भोजन करते हैं और भोजन करने के दौरान अगर हम अपने मुंह को साफ नहीं करते हैं, यानी भोजन करने के बाद अगर ब्रश नहीं करते हैं, तो क्या होता है, हमने जो भोजन खाया वो हमारे दांतों में फंसा रह जाएगा। फंसा रह जाएगा तो अभी मैंने बताया आपको कि वही कैविटी का कारण बनेंगे और दांतों को नष्ट करने का काम करेंगे। ओके, इस तरह से दांत का जो क्षरण होता है वो इस कारण होता है। तो ये काम बिल्कुल ना करें अपने अगर दांतों को बचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? सभी जानते हैं लार, तो जो हमारे मुंह में लार ग्रंथियाँ सिलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं उनके द्वारा स्रावित होती हैं। तो लार का काम बताना है हमें, यानी भूमिका बताना है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिना लार के आप भोजन को निगल नहीं सकते हैं, क्योंकि लार क्या काम करती है, भोजन को चिकना और लसलसा बना देती है, जिससे भोजन आसानी से हम निगल लेते हैं। कभी आपने सूखी कोई चीज़ खाई हो तो आपने देखा होगा कि हम उसे निगलने में मतलब परेशान होते हैं, यानी हमें परेशानी होती है, हम निगल नहीं पाते हैं आसानी से उसे। फिर उसके लिए क्या करते हैं, या तो टाइम लगेगा या फिर वाटर वगैरह का यूज करेंगे, तब उसे आसानी से अंदर पहुंचाते हैं। तो ये भोजन को चिकना और लसलसा बनाएगी, जिससे भोजन आसानी से हम निगल लेते हैं। नेक्स्ट है कि इसके अंदर या इसमें एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, लाइसोजाइम। ये क्या काम करता है, क्या होता है लाइसोजाइम, ये क्या काम करता है, जो मुंह के अंदर अगर कोई हानिकारक जीवाणु है तो उसको क्या करता है, किल करने का काम करता है, जिससे हमारी जो माउथ कैविटी या वक्कल कैविटी या मुख गुहा है वो इन्फेक्शन से बचती है, इसमें इन्फेक्शन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें जो उपस्थित अमाइलेज एंजाइम, लाइसोजाइम ने क्या काम किया, बैक्टीरियाओं को किल किया, इन्हें इन्फेक्शन होने से बचाया हमारी वक्कल कैविटी को। और लाइसोजाइम क्या काम करता है,
लाइसोजाइम का काम रहता है कि जो हमने भोजन खाया उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, उस कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट करने का काम करता है, शर्करा में। ओके, क्लियर? या कह सकते हैं जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसे सरल पदार्थों में तोड़ने का काम करता है। क्लियर? जटिल कार्बोहाइड्रेट को सरल अणुओं में कन्वर्ट करने का काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, पाचक एंजाइमों के क्या कार्य हैं। पाचक एंजाइम अभी बात कर रहे थे, लार में पाया जा रहा था, तो ये क्या काम करते हैं। लार में भी होता है आपका मुखवाम, मतलब अमाशय में भी होता है। उसके बाद आपका पैनक्रियाज, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन, इनमें पाया जाता है पाचक एंजाइम्स। इसमें जो पाचक ग्रंथियाँ होती हैं उनसे ये सीक्रेट होते हैं या क्या होते हैं, स्रावित होते हैं। ओके, जैसा कि बताया गया है कि पाचन क्रिया में बहुत सारे एंजाइम सहायक होते हैं और जो कि इसके द्वारा स्रावित होते हैं पाचक अंगों के द्वारा। ये क्या काम करते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलने का काम करते हैं। मैंने अभी बताया कि जो कॉम्प्लेक्स चीज होती है उसको सिंपल बनाती है। ओके, जैसा कि अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट जो अंत में टूटता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है या टूटता है। ओके, कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। और फैट या वसा वो फैटी एसिड या वसी अम्लों में कन्वर्ट होता है। और जो प्रोटीन है वो एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट होती है। इस तरह से ये भोजन के पाचन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं पाचक एंजाइम। ओके, अगर हम इतना भी लिखाएंगे कि पाचक एंजाइम जो होते हैं वो पाचक ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होते हैं और ये भोजन होता है ना उसे सरल अणुओं में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, जैसा कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, फैट को या वसा को वसीय अम्ल में और प्रोटीन को अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल में कन्वर्ट करता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुधांत्र या छोटे आंत्र को कैसे अवकल्पित किया जाता है। हम सभी को पता है कि भोजन का जो अंतिम पाचन होता है या पूर्ण पाचन होता है वो छोटी आंत्र में होता है। क्लियर? अब ये छोटी आंत्र कैसे पचे हुए भोजन को अवशोषित करती है ये बताया गया। तो मैं आपको बता दूं कि छोटी आंत्र जो होती है उसमें अंगुली नुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं। कैसे? अंगुली नुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं, जैसा कि डायग्राम में देख सकते हैं। इसमें आपको प्रवर्ध दिखाई दे रहे होंगे बाहर। ये क्या काम करते हैं, भोजन को अवशोषित करने का काम करते हैं, यानी एक तरह से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। ये भोजन को अवशोषित करने का काम करती हैं, पचे हुए भोजन को। जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हैं उसे क्या कहा जा रहा है, रसा अंकुर या माइक्रोग्लाई कहा जाता है। ये क्या काम करते हैं, भोजन के अवशोषण के लिए इसकी जो एरिया को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। और बढ़ा देते हैं जिससे क्या होता है, जो भोजन पचा हुआ है उसे आसानी से अवशोषित कर लिया जाता है। इसके बाद इसमें जो ब्लड वेसल्स आपको दिखाई दे रही हैं ये क्या काम करती हैं, पचे हुए भोजन को ले जाती हैं भाई, जो हम अभी अपने डबल सर्कुलेशन या दोहरा प्रसंचरण में पढ़ेंगे कि किस तरह से ले जाने का काम करती हैं। ओके, बाकी जो अपचय पदार्थ या बिना पचा हुआ पदार्थ जो बेस्ट बचा उसे लार्ज इंटेस्टाइन या कह सकते हैं बड़ी आंत्र क्या काम करेंगी, अवशोषित करेंगी, जिसमें वाटर और मिनरल्स भी होंगे उसे एब्जॉर्व करेंगी और फेसेस के रूप में या कह सकते हैं मल के द्वारा बाहर निकाल देती हैं समय समय पर। क्लियर?
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट अपना, अमीबा में पोषण की क्रियाविधि को समझाइए। अमीबा हम जानते हैं एक कोशिकीय जीव होता है, क्लियर, एक कोशिकीय जीव होता है और यह अपना जो पोषण करता है वो एक मनुष्य की तरह करता है। जिस तरह से मनुष्य अपना भोजन करता है, पहले अवशोषण इंजेशन, फिर डाइजेशन यानी पाचन करेगा, इस तरह से पहले अंतःग्रहण करेगा, इंजेशन प्रोसेस, दूसरा डाइजेशन पाचन करेगा, फिर एब्जॉर्बिशन, फिर एसिमिलेशन और फिर इजेशन। इस तरह से इसमें भी सारी प्रोसेस होती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं डायग्राम फर्स्ट में, इसके चारों तरफ अंगुली जैसे प्रवर्त दिखाई दे रहे हैं, जिसे कूटपाद या स्यूडोपोडिया कहा जाता है। ये जैसे ही भोजन के संपर्क में आता है, जैसा कि ये भोजन का आप टुकड़ा देख रहे हैं, ये रखा हुआ है, इसके जैसे ही संपर्क में आएगा भोजन का टुकड़ा, तो ये क्या काम करता है, ये उसी तरह से भोजन को पकड़ने का काम करता है। एक तरह से कह सकते हैं कि हम उसे पकड़ते हैं ना किसी चीज़ को, इस तरह से इसके जो कूटपाद होते हैं ना, स्यूडोपोडिया होते हैं, उस भोजन को पकड़ने का काम करते हैं और फूड वैक्यूल या खाद्य रिक्तिका का निर्माण कर लेते हैं। जैसा कि डायग्राम सेकंड में आपको दिखाई दे रहा होगा, सेकंड के जो फर्स्ट स्टेप है उसमें, फर्स्ट वाले के फर्स्ट स्टेप में हमने क्या देखा कि उसके स्यूडोपोडिया हमने पहचाना, भोजन को पहचाना, भोजन के संपर्क में कैसे आता है, फिर उसको कैसे ऑब्जर्व करता है, पकड़ता है। फिर सेकंड में हम देख रहे हैं कि इसने जैसे ही पकड़ा और एक फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन कर लिया, फूड वैक्यूल या खाद्य रिक्तिका बना ली। उसके बाद फूड वैक्यूल क्या करती है, जो भोजन लिया उसको सरल अणुओं में बदलने का काम करती है, उसे पचाने का काम करती है। उसमें जो सेल्स पाई जाती हैं वो क्या काम करती है, पचाने का काम करती है। नेक्स्ट थर्ड वाले में आप देख रहे हैं कि इसमें क्या काम हो रहा है, साइटोप्लाज्म में इसको भोजन को पहुंचा दिया जा रहा है, वितरित कर दिया जा रहा है, क्लियर। और जो अपचय या बिना पचा हुआ भोजन बचा, वो 5 वाले आप स्टेप में देख रहे होंगे कि जो स्यूडोपोडिया मिलकर के खाद्य रिक्तिका बनाई थी वो फिर से खुल जाते हैं और उसको अपनी कोशिकाओं के द्वारा बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकाल देते हैं। इस तरह से ये अपना भोजन कंप्लीट करता है और इसमें पाचन की क्रिया इस तरह से कंप्लीट होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, धमनी और शिरा में अंतर लिखिए। आर्टरी और वेंस में डिफरेंस बताना है। तो धमनी जानते हैं हम कि जो धमनियाँ होती हैं, आर्टरीज होती हैं, उनमें ऑक्सीजनेटेड या प्योर ब्लड फ्लो होता है, क्लियर। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी है, अपवाद भी है, कि जो पल्मोनरी धमनी होती है, पल्मोनरी शब्द आपका फेफड़ों से संबंधित है, तो ये फेफड़े के संपर्क में रहती है धमनी। मतलब अभी मैं बताऊंगा डबल सर्कुलेशन में ये किस तरह से ब्लड को ले जाने का काम करती है। तो सभी धमनियाँ होती हैं, आर्टरीज होती हैं, उनमें प्योर ब्लड फ्लो होता है, लेकिन जो पल्मोनरी धमनी है उसमें अशुद्ध या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। अगर मैं शिराओं का पॉइंट कंप्लीट करूं इसी के साथ, तो सभी शिराओं में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, यानी अशुद्ध रक्त फ्लो होता है। लेकिन इसके अपवाद में अगर कहें तो पल्मोनरी जो शिरा होती है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, क्लियर। एक दूसरे के अपोजिट हैं दोनों, यानी शुद्ध रक्त किस में बह रहा है, धमनियों में, लेकिन पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध। ऐसे ही अशुद्ध रक्त सभी शिराओं में बहेगा और जो पल्मोनरी शिरा होगी उसमें शुद्ध रक्त बहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, जो धमनी होती हैं वो क्या काम करती हैं। धमनी हार्ट से प्योर ब्लड होता है उसे
बॉडी के सभी भागों तक पहुंचाने का काम करता है। ओके, जिसे हम ऑर्टा कहते हैं, महाधमनी। तो क्या काम करती है? ब्लड को हृदय से लेगी, हार्ट से लेगी और उसे बॉडी के सभी भागों में सप्लाई करने का काम करेगी। क्लियर? लेकिन जो वेंस होती हैं वो क्या काम करती हैं? वेंस का काम रहता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी के सभी भागों से ला करके हृदय में पहुंचाती हैं। क्लियर? आर्टरी का काम हृदय से ले जाना प्योर ब्लड को, और वेंस का काम है इम्प्योर ब्लड को, या कह सकते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, हृदय तक लाना बॉडी के सभी भागों से। क्लियर? नेक्स्ट, जो आर्टरी होती हैं वो त्वचा की गहराई में, या कह सकते हैं कि अंदर स्थित होती हैं, जो ऊपरी सतह पर नहीं होती। और जो वेंस होती हैं वो ऊपरी सतह पर स्थित होती हैं। क्लियर? जैसा कि हमें नीली दिखाई देती होंगी वो वेंस ही हैं हमारे, जिसमें इंजेक्शन वगैरह लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है, इनकी जो भित्तियाँ होती हैं मोटी तथा लचीली होती हैं। आर्टरी होती है ना, वो कैसी होगी? मोटी होगी और लचीली होगी। लेकिन जो वेंस होती हैं वो पतली होती हैं। आप देखते होंगे हमें जो कहते हैं कि नशे दिखाई दे रही हैं ब्लू कलर की, वो वेंस ही होती हैं जो पतली होती हैं बहुत। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। धमनी और शिरा में अंतर। अगर आपका 2 नंबर का आए तो 2 पॉइंट लिख देना, 4 नंबर का आए तो 4 पॉइंट इसमें मैंने आपको दे ही दिए हैं। नेक्स्ट है, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथों को समझाइए। ग्लूकोज यानी भोजन पच गया, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। अब वो उस ग्लूकोज को किस तरह से तोड़ा जाएगा और वो हमको एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। तो देखते हैं कि किस तरह से ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब इसमें ऑक्सीजन ऐड होगी। ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ी है ना फर्स्ट चैप्टर में हमने, कि जिस क्रिया में ऑक्सीजन ऐड होती है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। तो ग्लूकोज की बात करें, 6 कार्बन वाला अणु होता है। क्लियर? ये सेल के साइटोप्लाज्म में टूटता है, और जब टूटता है तो वो पायरुवेट में टूटता है, और तब ये पायरुवेट 3 कार्बन वाला अणु होता है। क्लियर? इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो सेल के साइटोप्लाज्म में ही होता है। कोशिका के अंदर जो द्रव भरा होता है, जैसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, उसके अंदर ये ग्लूकोज का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है यानी टूटता है, तो ये 3 कार्बन वाला अणु या यौगिक बनाता है, जिसे हम पायरुवेट कह रहे थे। क्या कह रहे थे? पायरुवेट कह रहे थे। अब ये पायरुवेट जो 3 कार्बन वाला जो अणु हैं वो किस किस स्थिति में टूटता है और किस तरह से हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो पहला स्टेप अगर हम इसका देखें तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अगर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो उस दौरान इथेनॉल या कह सकते हैं एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। एनर्जी तो देना ही देना है। क्लियर? फर्स्ट स्टेप, अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है, जो ईस्ट में होता है। ये कोशिकी जीव। क्लियर? नेक्स्ट, अगर ऑक्सीजन के अभाव में ऑक्सीजन हो ही ना तब भी ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमें गुस्सा आ जाए या हमारे पीछे कोई मारने के लिए दौड़े या हमारे पीछे कोई जानवर ऐसा पड़ जाए जो हमें मार ही डाले ऐसा लगे, तब हमें आपने देखा होगा कि डबल पावर आ जाती है। तो वही डबल पावर
इस ग्लूकोज के टूटने से आती है वो ऑक्सीजन के अभाव में। कैसे? कि जैसा कि हम नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहे थे तब तो आपको एनर्जी मिल रही थी, लेकिन अगर दौड़ते ही रहे तब भी दौड़ रहे हैं आप, हार्ड वर्क कर रहे हैं यानी किसी को मार रहे हैं या भाग रहे हैं, तो फिर ऑक्सीजन की भी ज़रूरत हो ज़्यादा। अब ऑक्सीजन तो उतनी प्रोवाइड नहीं हो पा रही, लेकिन उस ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी, ऑक्सीजन होगी नहीं, बिल्कुल नहीं हो, उस टाइम पे भी हमारी जो मांसपेशियाँ होती हैं, मसल्स होती हैं, उनमें ये काम होता है, ये एनर्जी का काम करती है, उसमें ग्लूकोज टूटता है। तो वो जब टूटता है तो लैक्टिक एसिड में टूटता है, यानी लैक्टिक एसिड भी बनता है, एनर्जी तो देता ही देता है, इसके साथ लैक्टिक एसिड भी बनने लगता है। तो लैक्टिक एसिड मैंने आपको शायद बताया था क्या काम करता है, हमारी मांसपेशियों को थकान महसूस कराता है, या कह सकते हैं कि थका देता है। तो आपने देखा होगा कि हम कहीं भाग के आएँ या हम कोई ज़्यादा ही हार्ड वर्क कर रहे हों, तो आपने देखा होगा कि हमारी मांसपेशियाँ क्या हो जाती, थक जाते हैं, ऐसा लगता है कि हम थक गए, हमें आराम करना चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के अभाव में टूटता है और वो मसल्स में टूटता है। क्लियर? और टूटता किस में है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी में। क्लियर? तभी ये 3 कार्बन वाला अणुवीय अवयव होता है। अब जो नॉर्मल बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में तब ये नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में टूटता है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी जैसे हम छोड़ते हैं वो, और वाटर में टूटता है। इस तरह से ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के जो तीनों चरण हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए। पहला चरण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो ईस्ट में होगा, जिसमें एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। दूसरा चरण होगा ऑक्सीजन के अभाव में, जो हमारी मांसपेशियों में होगा, उस दौरान ये लैक्टिक एसिड और ऊर्जा में कन्वर्ट होगा। तीसरा जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा वो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया यानी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूटता है। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं मनुष्य में दोहरा परिसंचरण को समझाइए। अभी मैंने बात करी थी कि यहाँ पर मैं बताऊँगा कि वेंस और आर्टरी किस तरह वर्क करती हैं, जो आपको अपवाद वाली बताई थी कि पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेंस कैसे फंक्शन अपना वर्क करती हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। चलिए, इस भाषा को आपने कंप्लीट कर लिया, नोट कर लो। मैं आपको डायग्राम के थ्रू आपको क्लियर कराता हूँ कि दोहरा परिसंचरण होता क्या है। आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि ये बॉडी का ऑप्शन है, यानी हमारी बॉडी है, और बॉडी से आपका ब्लड हार्ट में पहुंच रहा है। कहाँ पहुंच रहा है? हार्ट में। तो चलिए मैं आपको इस साइकिल के द्वारा समझाता हूँ। ये अपनी बॉडी सेल्स है, यानी बॉडी है। इसमें से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है आपका, यानी अशुद्ध रक्त है, उसे SBCIC या भी अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा की बात कर रहे थे, सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा, यानी अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा, ये क्या काम कर रही हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी अशुद्ध रक्त को हार्ट के कहाँ पहुँचाने का काम कर रही हैं? राइट आर्ट्रियम में, या कह सकते हैं हम दायां आलिंद में। ये दायां आलिंद वाला भाग है, अभी बात कर रहे थे। इसके बाद दायां निलय, ये इस वाले भाग में आएगा। क्लियर? दायां निलय यानी कह सकते हैं हम दायां निलय। क्लियर? राइट वेंट्रिकल यानी दायां निलय। फिर से एक बार समझते हैं। बॉडी से अशुद्ध रक्त को SBCIC
SBC IVC या अग्र महाशिरा पश्चिम महाशिरा हार्ट के राइट ऑट्रियम या कह सकते हैं हम कि दाएं आलंद में ले गए, दायां आलंद से दायां निलय में पहुंचा, वहाँ से जो पल्मोनरी आर्टरी, अभी बात कर रहे थे पल्मोनरी आर्टरी शुद्ध रक्त को ले जा रही थी, लेकिन ये पल्मोनरी आर्टरी ये अशुद्ध रक्त ले जाती। अब इसका फंक्शन हम समझ रहे हैं। तो ये यहाँ से यानी दाएं निलय से ब्लड को ले जाती हैं, इम्प्योर ब्लड को, जो प्लूरल आर्टरी लिखा है ना, ये कहाँ ले जाने का काम कर रही हैं? ये आपको जो पॉइंट बताया है वो बताया है मैंने लंग्स का, ये लंग्स है मान लीजिए। अब ये प्लूरल आर्टरी या पल्मोनरी आर्टरी जो है वो फेफड़ों तक आपका अशुद्ध रक्त ले जाती हैं और वहाँ पर ऑक्सीजन की मिलने से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है या प्योर ब्लड हो जाता है, और उस प्योर ब्लड को पल्मोनरी वेंस, अभी बात कर रहे थे, वेंस अशुद्ध रक्त ले जाती हैं, अशुद्ध रक्त लाती हैं, लेकिन जो पल्मोनरी वेंस होती है वो हार्ट से लंग्स से लंग्स से प्योर ब्लड को हार्ट के लेफ्ट ऑट्रियम या कह सकते हैं वाया आलिंद में पहुंचाने का काम करती है। उसके बाद वाया निलय में पहुंचेगा या लेफ्ट ऑट्रियम में, जैसा आप देख रहे होंगे सर्कल बना हुआ है। इसके बाद जो ऑर्टा दिखाई दे रही है, ये जिसे महाधमनी के नाम से जाना जाता है, ये ऑर्टा ये प्योर ब्लड को फिर से बॉडी के सभी भागों तक पहुंचाने का काम करता है। फिर से आ गया जी। इस तरह से आप देख रहे होंगे कि पहली बार ये ब्लड गया और जाने से फिर ये फेफड़ा तक गया, यानी पहला सिस्टम आपका कंप्लीट हुआ, पहला चरण, यानी बॉडी से हृदय तक गया, बॉडी से हृदय तक, फिर हृदय से फेफड़ा तक, फिर फेफड़ों से हृदय तक, और हृदय से फिर बॉडी तक। इस तरह से देख रहे हैं कि 2 बार से यह प्रक्रम चला, यानी सिस्टम चला या चक्र चला, इसीलिए इसे दोहरा परिसंचरण कहा जाता है। एक बार बॉडी से हृदय में, फिर हृदय से फेफड़ों में, फेफड़ों से फिर हृदय में, और फिर हृदय से बॉडी में पूरी में। इस तरह से ये डबल सर्कुलेशन का जो क्वेश्चन था उसे हम अच्छी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपको डायग्राम दिया है, नेफ्रॉन का चित्र बनाइए। तो दोस्तों सिंपल डायग्राम है आपका बिल्कुल। नेक्स्ट है मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ये उत्सर्जन तंत्र भी आप कंप्लीट कर लेना, ओनली डायग्राम है इसमें, और सिंपल डायग्राम बनाया है इसमें मैंने आपको दिया है। तो इस तरह से आप कंप्लीट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके जितने भी आपके 6 चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए, वो मैंने आपको दे दिए, यानी उनका रिवीजन करा दिया। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हम आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड कराएंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।